हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू पाथ क्रिएटर 365। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री और ये होगा लेक्चर नंबर 4। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स पढ़ा है, आयन क्या होता है ये पढ़ा है, केमिकल फॉर्मूला के 3 गोल्डन रूल्स पढ़े थे और क्या पढ़ा था? केमिकल कंपाउंड्स क्या कैसे होता है, सिंपल कंपाउंड्स क्या होता है वो पढ़ा था। और उसके बारे में जानने के बारे में मैंने बताया था कि फर्दर हम प्रोसीड करेंगे, तो आज हम वही प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली ये चलने वाला है हमारा मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास, और ये स्ट्रिक्टली क्या होगा? एनसीईआरटी बेस्ड होगा। सबसे पहले हम फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड देखेंगे। ओके, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो, हाइड्रोजन की हमने क्या देखी थी? हाइड्रोजन की वैलेंसी हमने क्या देखी थी? हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी देखी थी? 1, क्योंकि H प्लस देखा था। और सल्फर का कितना देखा था? सल्फर का 2 प्लस देखा था। ठीक है, कितना देखा था? सल्फर का 2 प्लस देखा था। ये देखो, मैं फिर से ये वाला लेकर के आ गई हूँ ताकि आप लोगों को जिसको याद नहीं हुआ है वो हम इसमें दे करके रह सके। ठीक है, देखो सल्फर का 2 माइनस है यहाँ पे। देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सल्फर का 2 माइनस है, सल्फाइड लिखा हुआ है और 2 माइनस लिखा हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे सल्फाइड का 2 माइनस है। ठीक है, और H प्लस देखा है यहाँ पे। देखो हाइड्रोजन का H प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाओ। देखो, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, इसी से आप केमिकल फॉर्मूला को फॉर्म कर पाओगे। अगर अभी आप नहीं समझोगे तो फिर आपको 10th क्लास में भी प्रॉब्लम होने वाली है, इसीलिए आप यहाँ पे ध्यान से समझ लो कि कैसे इसको फॉर्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड को देखते हैं। हाइड्रोजन की अभी हमने देखा H प्लस होता है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी? 1 हो गई, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, 1 प्लस। ठीक है, इसके बाद सल्फर को देखा तो सल्फर का कितना होता है? 2 माइनस होता है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। ठीक है, 2 माइनस लिख दिया। अब इसकी वैलेंसी इसके पास चली जाती है, ये रहा है, इसकी वैलेंसी इसके पास चली गई और इसकी वैलेंसी इसके पास चली जाती है। ठीक है, इसकी वैलेंसी इसके पास चली जाती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H के पास क्या आ जाएगा? H के पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और यहाँ पे सल्फर के पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये कैसे फॉर्म हो गया? H2S। ठीक है, समझ में आ गया? जिन लोगों को नहीं समझ में आया है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख के समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है मैग्नीशियम का और क्लोरीन, मैग्नीशियम क्लोराइड का। किसका एग्जाम्पल लिया है? मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया है। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन का सबसे पहले हम वैलेंसी देख लेते हैं। ये देखो मैग्नीशियम और क्लोरीन का वैलेंसी, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम और क्लोरीन। सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे कि मैग्नीशियम का वैलेंसी कहाँ पे है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी देखो Mg2+ दी हुई होगी, यहाँ पे देखो Mg2 माइनस लिखा हुआ है, दिख रहा है? Mg2 माइनस है। ठीक है, Mg2+ है शायद। ठीक है, Mg2+ है। ठीक है, और क्या है? क्लोरीन का माइनस है, क्लोरीन का यहाँ पे देखो माइनस है। ठीक है, क्लोरीन का माइनस है, Mg2+, क्लोरीन का माइनस है। अब यहाँ पे देखो, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई? मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई 2। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, इसकी वैलेंसी किसके पास जाएगी? इसके पास जाएगी, और क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो किसके पास जाएगी? मैग्नीशियम के पास जाएगी। ठीक है, तो मैग्नीशियम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और क्लोरीन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? कैल्शियम की 2 होती है, और ऑक्सीजन की भी 2 होती है। अब तो याद हो गया होगा आपको, ऑक्सीजन का 2 होता है और कैल्शियम का भी 2 होता है। तो कैल्शियम का 2 होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है वो 2 इसके पास चला जाएगा, और कैल्शियम का 2 इसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे, आपके हिसाब से तो ये होना चाहिए कि Ca2 और O2 होना चाहिए, पर चूंकि यहाँ पे Ca के बाद में भी 2 लिखा हुआ है और O के बाद में भी 2 लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे न लिख करके हम क्या लिखेंगे? 2CaO ऐसे लिखेंगे, 2CaO। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ इसको। ठीक है, Ca की वैलेंसी जो है, Ca की वैलेंसी जो है, Ca यहाँ पे है 2 है इसकी वैलेंसी। ठीक है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2 है इसकी वैलेंसी। ओके, तो इसकी वैलेंसी इसके पास चली गई और इसकी वैलेंसी इसके पास चली गई। ओके, तो अब क्या बनेगा? Ca2O2 ये बनेगा। अब 2 जो है वो Ca के पास भी है और O के पास भी है, तो ये बेसिकली बनेगा क्या? 2CaO। ठीक है, तो यही वाली चीज़, इसको हम क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, समझ में आ गया? तो ये बेसिकली फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड था। अब ये टॉपिक खत्म, अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलर मास। क्या है आपका टॉपिक? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जैसे एटम का मास क्या होता है? एटॉमिक मास। वैसे मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। एक एटम है, मान लो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन का मास क्या है? एक है, ठीक है। तो H2 क्या है? H2 क्या है बताओ? एटम है या मॉलिक्यूल है? H2 एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? 1 × 2, 1 × 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम है और 2 है, और हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना होता है? 1 होता है, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा? 2। तो H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। तो यही है मॉलिक्यूलर मास, और कुछ नहीं है। एटम का मास को एटॉमिक मास बोलते हैं, और मॉलिक्यूलर मास को, मॉलिक्यूल्स के मास को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, ठीक है। आप जैसे आप ले लो O2 का ले लो। मैंने बताया था ना, O जो होता है वो डायटोमिक होता है, ठीक है। O जो होता है वो क्या होता है? डायटोमिक होता है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। O2 का क्या हो जाएगा? 16 × 2 हो जाएगा। 16 × 2, 2 × 16, तो ये कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब देखो, यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेट करने बोला है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर भी एक क्या है? मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे हम वाटर का मॉलिक्यूलर मास मेजर कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास को हम मेजर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का बताएंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1U। ऑक्सीजन का कितना है? 16U, 16U। तो ऑक्सीजन, अब वाटर मॉलिक्यूल का बताना है। तो वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन एटम कितना है? 2 है, तो 2 हो जाएगा इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 है, इंटू 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 + 16 = 18, ठीक है। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी तरीके से CO2 का कैलकुलेट करेंगे। CO2 का देखते हैं, ठीक है। CO2 का देखते हैं कैसे आया। CO2 का देखो, कार्बन का कितना होता है? कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। तो 1 × 12, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो 2 × 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 + 32 = 44। तो CO2 का कितना आएगा? 44। इसी तरीके से आप कमेंट बॉक्स में मुझे HNO3 का बताएंगे कि कितना आ रहा है, ठीक है। आप मुझे ये बताएंगे। ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, और इसका मॉलिक्यूलर मास आप मुझे बताएंगे कि कितना आएगा। इनफैक्ट मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि 63U आएगा। आप मुझे बताएंगे कैलकुलेट करके कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये है मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट देखते हैं। अब है फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट मास भी सेम होता है एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास की तरह, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास की तरह सेम होता है, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट मास भी मॉलिक्यूलर मास की तरह सेम होता है, बट डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस ये आता है कि उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो आयंस होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन होने का मतलब क्या है? इसमें हम ऐसे चीज़ों को लेते हैं जिसमें आयंस होते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है? NaCl। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड है NaCl। तो हम जानते हैं Na में प्लस चार्ज होता है और Cl में क्या होता है? माइनस चार्ज होता है, ठीक है। Na में प्लस चार्ज होता है और Cl में क्या होता है? माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो, Na का कितना मास होता है? सोडियम का कितना होता है? 23 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 58.5 होता है। मैंने बताया ना, प्रोसेस रहने वाला है सेम, बस इसमें क्या रहेगा? आयन रहने वाला है। क्या रहने वाला है? आयन रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का आपको फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है, ठीक है। ये तो अभी मैं बता चुकी हूँ। Ca की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। तो ये इसके पास चला जाता है और ये इसके पास चला जाता है, इसीलिए CaCl2 बनता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे CaCl2 का फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 40U होता है। और क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का अभी आपको याद हो गया होगा अब तक, 35.5 यूनिट होता है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट किया हुआ है। देखो यहाँ पे कैसे है, ये कैल्शियम कितना है? 1 है, तो 1 × 40 हो गया, और क्लोरीन कितना है? 2 है, तो 2 × 35.5 हो गया। जब कैलकुलेट करके ऐड करेंगे तो 111U आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
अब है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे न्यूमेरिकल फॉर्म होते हैं, तो ये आपको ध्यान से समझना है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके थ्योरी एग्जाम्स में, तो वो आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मोल कॉन्सेप्ट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें एटम्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, पार्टिकल्स भी हो सकता है। एज देयर आर द एटम्स इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। अभी आप बोलोगे आपको कुछ समझ में नहीं आया, देखो अभी मैं आपको मैथमेटिकली समझाती हूँ। 1 मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 थिंग्स होते हैं, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 थिंग्स होते हैं। और इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, एवोगैड्रो ने इंट्रोड्यूस कराया था, इसलिए हम इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो, ये मैथमेटिकली समझने की चीज़ है इसलिए इसकी थ्योरी मैंने हटा दी है, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, काउंटिंग करनी है चीज़ों की, क्या करनी है, चीज़ों की काउंटिंग करनी है, ठीक है। 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 आर्टिकल। मान लो आपको डजन तो पता है, एक डजन में कितने होते हैं, 12 बनाना होते हैं। 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 बनाना होते हैं, ठीक है। 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 पेंसिल हो सकता है, 1 डजन इक्वल्स टू 12 A4 शीट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 डजन इक्वल्स टू 12 आर्टिकल्स, कोई भी 12 आर्टिकल्स हो सकता है उसी तरीके, लेकिन ये 12 हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। उसी तरीके से 1 मोल में क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लेकिन ये फिक्स होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बेसिकली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो, 1 मोल N2 मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू व्हाट। तो 1 मोल N2 मॉलिक्यूल जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हाँ यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होगा। अगर यहाँ पे 11 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 11 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 111 हो जाएगा तो इंटू 111 हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने 1 मोल, यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल होंगे वहाँ पे इतने ही यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 मोल N2 मॉलिक्यूल है और 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल के बराबर है। अगर ये 2 मोल हो जाए, ठीक है, 2 मोल हो जाए तो ये भी 2 से इंटू हो जाएगा, 2 से इंटू हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 3 हो जाए तो ये भी 3 से इंटू हो जाएगा, ठीक है, 3 से इंटू हो जाएगा। अगर ये 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये 21 है तो यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर 1 मोल N2 मॉलिक्यूल है तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है। अगर 21 मोल है तो 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 12 मोल है तो 12 मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो, अगर अब मैं बोलूँ सिर्फ 1 N2 मॉलिक्यूल, 1 N2 मॉलिक्यूल का मतलब है 1 मॉलिक्यूल, सीधी सीधी बात है। देखो मोल लगाने से क्या डिफरेंस आता है और बिना मोल के क्या डिफरेंस आता है, आपको ये समझना होगा, ठीक है। 1 N2 मॉलिक्यूल का मतलब है एक मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। लेकिन 1 मोल N2 मॉलिक्यूल का मतलब है कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये अगर 2 हो गया तो यहाँ भी इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का ले लेते हैं। अगर 1 मोल H2O मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, ऑफ H2O, क्योंकि इसका है मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे भी वाटर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो 1 से 11 कर दिया तो यहाँ पे इंटू 11 करना पड़ेगा। यहाँ पे 111 है तो यहाँ पे भी 111 करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ पे 2 मोल ऑफ H2O है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो इसमें हाइड्रोजन एटम, अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एटम पूछ लिया गया है। तो अगर हाइड्रोजन एटम 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल में पूछ लिया हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम दिख रहा है। तो हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन एटम कितने दिख रहे हैं आपको, एक एटम दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना मोल हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23
23 ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि ये एवोगैड्रो नंबर है, तो एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको या तो n0 लिखो या तो Na लिखो। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग इसका यूज़ करते हैं, Na का यूज़ करते हैं, क्योंकि एवोगैड्रो का नंबर इनका नाम A से शुरू होता है, तो हम Na से ज़्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं। बट दोनों सही है, n0 लिखा हो बुक में या Na लिखा हो, दोनों सही है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। हम एटॉमिक मास देखो, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है अब हम ये पढ़ेंगे। देखो, एटॉमिक मास को अभी तक हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एटॉमिक मास यूनिट। फिर IUPAC ने हमें क्या बताया कि इसको U से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, IUPAC ने हमें क्या बताया कि इसको U से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो हमने इसको U से रिप्रेजेंट किया। अब अगर हम U की जगह पे ग्राम का यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 U है। जब हम इसको 1 ग्राम बोल दें तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। बस इतना आप जान लीजिए कि U के जगह पे अगर आप G लिख देते हो तो वो क्या हो जाता है, ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, न्यूमेरिकल आ गया, आपको न्यूमेरिकल देखना है कि न्यूमेरिकल में कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ होल्स करना है कैलकुलेट। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ होल्स करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ होल्स फॉर द फॉलोइंग। आपको एक क्वेश्चन के अंदर 2 सब क्वेश्चंस नजर आएंगे जो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दे रही हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको NCERT के खुद से करने हैं। ठीक है, देखो 52 ग्राम ऑफ हीलियम है जिसके नंबर ऑफ होल्स आपको, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं। ठीक है, ये मोल्स होंगे आपके, नंबर ऑफ होल्स नहीं होंगे, सॉरी ये नंबर ऑफ होल्स है, मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है शायद। ठीक है, मैं टेक्निकल टीम से बोल दूंगी। ये नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो ये है 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स है आपको वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, N = M/M। ठीक है, इससे आप बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, N = M/M। ठीक है, मैं 2 फॉर्मूला आपको दूंगी, आपको उससे बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। N जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। M जो है ये नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स। M जो है वो क्या है, गिवन मास है। क्या है, गिवन मास, गिवन मास है। और ये है मोलर मास, जो एटॉमिक, जो मॉलिक्यूलर मास आप लिखते हो ना, वही मॉलिक्यूलर मास है। स्मॉल m जो है वो गिवन मास होगा और कैपिटल M जो होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। समझ में आया बच्चों। देखो मैं लिख देती हूँ, ये नंबर ऑफ होल्स लिखा हुआ है, ये स्मॉल n से रिप्रेजेंट होगा। गिवन मास जो होगा वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट होगा और जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। गिवन मास कितना है, 52 ग्राम है। ठीक है, तो 52 ग्राम लिख दिया। और मोलिक्यूलर मास हीलियम का कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास हीलियम का कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, और 4 है तो यहाँ पे ग्राम है तो हम उसको भी ग्राम में लेंगे तो 4 ग्राम, और जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 13। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ओके, समझ में आया। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ आपसे कि यहाँ पे N = M/M है, तो यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स = गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मास कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या करोगे, N × M कर दोगे। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बताओ बच्चों। बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हो इसको। M = N × M, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास तो आपको खुद से कैलकुलेट करना अब सीख गए हो आप, तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या गिवन है, 12.044 × 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ होल्स इसमें भी निकालने हैं, लेकिन इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको नंबर ऑफ हीलियम एटम्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो ये है, N = N/Na। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ होल्स है, ये आपको पता है। ये नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स है। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, 12.044 × 10⁻23, और ये एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, तो ये आप डाल सकते हैं इसमें। N जो है वो क्या हो जाएगा, N हमें पता नहीं है, ये N जो है वो क्या है, ये N है ये वाला, और Na हमें पता होता है 6.022 × 10⁻23। जब इसको फॉर्मूला रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं,
कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मास ऑफ द फॉलोइंग में अभी मैंने आपको क्या बताया था कि n इज इक्वल्स टू क्या होता है, m/m होता है, ठीक है। तो m क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू n इंटू m हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n देख लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, और n2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। एक n का जो नाइट्रोजन होता है उसका एक मॉलिक्यूल एटॉमिक मास जो होता है वो 16 होता है। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा यहाँ पे n2 है तो 14 इंटू 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 28, ठीक है। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे m इज इक्वल्स टू n इंटू n है, ठीक है। m इज इक्वल्स टू n इंटू n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मेरा 28 है और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.5 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं, किसी को फास्ट तो नहीं लग रहा। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स फ्रॉम नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको उससे मास निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, m इज इक्वल्स टू m इंटू n अपॉन एन ए, ठीक है। और ये n अपॉन एन ए तो मेरा स्मॉल n है। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि क्या है, n बाय एन ए, यही तो n है, ठीक है। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना था हीलियम एटम का तो वही n है। और ये m इंटू n जो है वो क्या बताता है, ये हमारा क्या बताता है, मास बताता है। तो हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। m कितना होगा, नाइट्रोजन का मोलर मास जो है वो 28 होता है, और यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी 6.022 इंटू 10⁻23 है, और एवोगाड्रो नंबर भी सेम है। तो ये कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा, 28 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब एक बार सम अप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। देखो फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड पढ़ा हमने, इसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होता है, H2O होता है। आपने फॉर्म करना सीख लिया, ठीक है। ये आपके रिवीजन कर लिए दिया हुआ था कि इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड पढ़ा, MgCl2 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पढ़ा, Ca2O2 नहीं लिखना है, 2CaO लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ा हमने क्या, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, एटम का मास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर का मास मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। वाटर का कैलकुलेट कर लिया हमने, वाटर का याद रखना है 18U, और कैलकुलेट करना भी सीख लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला यूनिट मास डिफरेंस क्या होगा, उसमें आयन लगे हुए होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में NaCl है, ठीक है, उसका कैलकुलेट किया हमने। इसके बाद हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा। मोल कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 थिंग्स होते हैं, जिसको हम लोग एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने 1 मोल इज इक्वल टू यही पढ़ा, ठीक है। 1 मोल और एवोगाड्रो को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, Na से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो हमने देख लिया। इसके बाद ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा, ग्राम एटॉमिक मास में ग्राम से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये देख लिया। इसके बाद फिर हमने न्यूमेरिकल्स करे। ओके, थैंक यू। If you like the video, please hit the like button and share the video as much as you can, and subscribe the channel. Don't forget to subscribe the channel. Thank you.